उनको ये तो खेमकरन की बात और इधर की बात, तो मैं बीच में कहना चाह रहा था उनको कि क्या उनको 93,000 बगैर पतलूनों वाले फौजी याद नहीं है? शिमला एग्रीमेंट कह रहे हैं कि हमने सस्पेंड कर दिया है। ये वो बेवकूफ़ है पाकिस्तान, जो जिस शाख पे बैठा होगा उसी शाख को काटता है। यानी शिमला एग्रीमेंट अगर इन्होंने सस्पेंड कर दिया है तो फिर इनको हमारा 13,000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी भी वापस करना चाहिए, जो इंडिया ने कब्जा लिया था 71 में। वो 13,000 स्क्वायर किलोमीटर वापस करो। 93,000 कैदी जो है ट्रेनों में डाल कर वापस भेजो, ताकि हम उनको जेलों में दोबारा डालें। और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है इफेक्टिवली। वो अब वापस सीज फायर लाइन हो गई है, जिसका मतलब ये है कि भारत अपनी मर्जी से जब चाहे वो लाइन ऑफ ये सीज फायर लाइन को क्रॉस कर सकता है। और फिर देखिए, पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान जो है ये भारत के वो इलाके हैं जिनके ऊपर इस वक्त आतंकवाद पाकिस्तान का कब्जा है, और हमें ये कब्जा छुड़ाना है। ये हमारी टेरिटरी है। पीओजेके के लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोग, उनकी ब्रेन वॉशिंग की बड़ी कोशिश की है इन्होंने 70 साल, लेकिन उसके बावजूद पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ जाने के लिए राजी नहीं है। इस वक्त भी गिलगित बल्तिस्तान में 40 ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जिरगा उन्होंने बुलाया है, ग्रैंड जिरगा, जिसमें वो पाकिस्तान को रोकने की कोशिश करने के लिए प्लानिंग करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा मिनरल्स चोरी कर रहा है। इसी तरह पीओजेके में भी हमने बुलाया है बहुत बड़ी मीटिंग, जिसमें ये डिस्कस होगा कि पाकिस्तान जो पीओजेके के मिनरल्स हैं, रूबीज हैं और ग्रेनाइट है, मार्बल है, कोल है और सैफायर है, एमरल्ड है, इसको लूटना चाहता है और इसको बेच के अपना कर्जा उतारना चाहता है। तो हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है इसके। अब पाकिस्तान जो है वो घबराया हुआ है और वो परेशान है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें कोई शक नहीं कि अजहर मसूद और ये जो है हाफिज सईद और सैफुल्ला और ये उन वहाँ पे बैठे हुए हैं। देखिए पाकिस्तान है क्या? पाकिस्तान एक माफिया कंट्रोल्ड टेरिटरी है। पाकिस्तान आर्मी हम्म। एक माफिया है। ये जिस जनरल का फोटो आप दिखा रहे हैं, ये जी। उस माफिया का नया लीडर है। और ये बिजनेस एम्पायर है, ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये जंगें नहीं लड़ सकते, ये कमीशन खाने वाले लोग हैं। ये आर्मी में आते हैं माल बनाने के लिए, हम्म। ये देश की रक्षा करने के लिए नहीं आते। देश हम्म। की जिन्होंने रक्षा करनी होती है वो देश को लूटते नहीं है, अच्छा, वो इसीलिए देश लोग के बलूचिस्तान लोगों में के ऊपर तैनाती से गोलियां डरते नहीं भी हैं। चलाते। इसीलिए लोग जी बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में तैनाती से डरते भी हैं कि अनप्रोफेशनल आर्मी है ये, कि भाई वहां तो मुकाबला कर ही नहीं पा रहे हैं ये लोग। बिल्कुल ऐसा ही है। और वहां से कितने चेक पोस्ट तो खाली पड़ गई थी, 6 महीने पहले से ही खाली हैं वो। और इस वक्त जो है वो लोग जो पाकिस्तानी सेना के लोग हैं केपीके में भी और बलूचिस्तान में भी, वो लड़ने के लिए सहमत नहीं है। और बड़ी संख्या में पाकिस्तानी फौजी अरेस्ट किए हैं आर्मी ने, और उनको जेलों में भेजा है और उनका समरी कोर्ट मार्शल करके उनको, किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, किसी को 10 साल कैद, किसी को कितने साल कैद की सजाएं सुनाई है अपने ही फौजियों को। ये जो गए थे ना जाफर एक्सप्रेस क्या वो करने के लिए, तो बोलान स्टेशन के ऊपर जो है कफन देख के ना, कफन बॉक्सेस देख के पाकिस्तानी सेना के सिपाहियों ने ऐसे उन्होंने कहा जी हम नहीं जाएंगे लड़ने के लिए। वहां पे उनको अरेस्ट किया, और जो फौज लड़ने गई थी वो अपने फौजियों को अरेस्ट करके तो वापस आ रही थी कोयटा। जी ठीक है, मैं कर्नल त्यागी मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं मतलब हैरान हूं इस बेशर्मी से कि इस वक्त में भी जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो इस तरह की मतलब कहते हैं ना कि बेशर्मी भरी बातें करते हैं। अभी कुछ फोटोज वायरल हो रही थी जिसमें सैफुल्ला के साथ पाकिस्तान का एक कर्नल दिख रहा था। मुनीर जो है बंकर में अपने साथ अपने दोस्तों को, हाफिज सईद को और बाकी ये मौलाना मसूद अजहर, इन सबको लेकर घुस गए हैं। और पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, पहलगाम में जिन लोगों ने जिन आतंकियों ने आम लोगों को मारा। मतलब इतनी बेशर्मी ये लोग लाते कहां से हैं? और उसके बाद अपनी बात को डिफेंड करना है। अभी असेंबली चल रही थी पाकिस्तान की, उसमें मैं सुन के आया हूं, उसमें कह रहे हैं कि भाई हम छोड़ेंगे नहीं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। ये कितना बेशर्मी लाते कहां से हैं लोग इतनी? देखिए सर, इनकी वर्तमान हालत का यहाँ से समझिए।
यूं तो सब कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी बिल्कुल बेकार है, खत्म हो चुकी है। जब तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने इनके 19 सिपाहियों के सर काट दिए, तो उसके बाद में उनकी डेड बॉडीज को ले जाने के लिए इनके पास गाड़ियां नहीं थी, उन्हें गधों पे लाद के ले जाना पड़ा। ये तो इनकी इकोनॉमी की हालत है। जहां तक इनके डिप्लोमेटिक पावर की बात करें, तो वो हालत ये है कि आज पूरी दुनिया में इनको आतंकी देश माना जाने लगा है। और जो सो कॉल्ड इनके अरब नेशन थे, जहां ये कटोरा लेके जाते थे, अब भी जा रहे हैं, वो भी अब हिंदुस्तान की तरफ आ गए हैं। और जब इनकी मिलिट्री ताकत की बात करें, तो मिलिट्री ताकत में 2 पॉइंट आते हैं। एक तो इनकी इंटरनल हालत, और एक इनकी ताकत की इनके पास कितने टैंक, कितनी आर्टिलरी, कितने एयरफोर्स, कितनी मिसाइल, ग्राउंड, एयर, वाटर। जहां तक नेवी का सवाल है, नेवी में ये हिंदुस्तान की नेवी के सामने कहीं भी नहीं टिकते। जहां तक एयर का सवाल है, अभी आप ही ने बताया कि आक्रमण एक्सरसाइज की है। मैं आपकी जानकारी में बता दूं दर्शकों के लिए भी कि राफेल एक बहुत ही खतरनाक और लीथल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। उसमें माइका मिसाइल है, मीटियोर मिसाइल है, स्पाइस मिसाइल है, यानी कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, सब तरह की मिसाइल है। ऐसे ही तो कोई 30 भी उतना ही लीथल मिसाइल है। लेकिन ये लोग एयरफोर्स वाले समझते होंगे कि ये दो दो का जो कॉम्बिनेशन है वो एकदम रेजोनेट करता है, वो एक बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। और सुखोई में दुश्मन के रडार को जैम करने की भी ताकत है। यानी इस कॉम्बिनेशन का मुकाबला वो अपने J-17 से कैसे करेंगे, ये एयर की हालत है। जो ग्राउंड की हालत है, मिर्जा साहब ने इतनी बेहतरीन बात कही कि जो लोग पैसा कमाने में और कमीशन लेने में और बिजनेस करने में लग जाते हैं, वो फिर लड़ नहीं सकते। इनकी जो पूरी की पूरी आर्मी है, वो तो बिजनेस करती है साहब। सीमेंट फैक्ट्री है उनकी, बिस्किट वो बनाती हैं, बिजली का बिल वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। और तो और उनकी यूं समझ लीजिए कि जो रोजमर्रा की ब्रेड है, उस ब्रेड तक के मैन्युफैक्चरिंग में ये लोग शामिल हैं। तो ये कैसे लड़ाई लड़ेंगे? ये तो इनके मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा कर्नल त्यागी, आपको आपके पास लौटूंगा मैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि आर्मी चीफ के जम्मू कश्मीर पहुंचने के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। आतंकियों के खिलाफ सेना का 3 लेयर ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। एलओसी के फॉरवर्ड पोस्ट पर हैवी आर्टिलरी की तैनाती की गई है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। आतंकी ठिकानों और लॉन्च पैड्स पर इस वक्त सेना जबरदस्त एक्शन ले रही है। आर्मी चीफ जम्मू पहुंचे हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। तो ये माना जा रहा था कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है पाकिस्तान के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, धरती के आखिरी कोने तक हम छोड़ेंगे नहीं आतंकियों का पीछा। और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग है जनरल उपेंद्र द्विवेदी का इस समय जम्मू कश्मीर में होना, जिसके बाद अब अलग अलग लेयर्स में ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। आतंकियों के खिलाफ सेना का 3 लेयर ऑपरेशन चल रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल की फॉरवर्ड पोस्ट पर इस वक्त हैवी आर्टिलरी की तैनाती की गई है। दरअसल इसलिए भी किया गया क्योंकि कल पूरी रात पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती रही और आज जब भारत की तरफ से जवाब दिया गया तो उसमें 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे और कई फॉरवर्ड पोस्ट से पाकिस्तानी सैनिक अपनी चौकियां छोड़कर भाग गए थे। अब इसी को देखते हुए यहां पर हैवी आर्टिलरी की तैनाती की गई है ताकि पाकिस्तान को 1 का जवाब 10 से दिया जा सके। इसीलिए ये जो महत्वपूर्ण कदम है ये उठाए जा रहे हैं इस वक्त। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो सेना है उसको और मजबूत किया जा रहा है ताकि आतंक के खिलाफ एक और बड़ा एक्शन लिया जा सके। तो यहां पर जो स्लीपर सेल्स हैं, ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। जो आतंकियों का लोकल सपोर्ट है उसको खत्म करने की तैयारी हो रही है। इसके साथ ही साथ अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है, बल्कि करारा जवाब दिया जा चुका है, जिसमें 4 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। मैं अमजद साहब आपके पास आ रहा हूं। 1965, 1971, 1999 ये सब पता है पाकिस्तान को कि क्या हुआ था। बार बार थप्पड़ खाया है पाकिस्तान ने, हार झेली है, घुटनों पर बैठकर माफी मांगी है। और जिस शिमला समझौते का जिक्र कल ये लोग कर रहे थे उसमें शर्म नहीं आई होगी शहबाज शरीफ को कि वो शिमला समझौता भी घुटना टेक कर, हाथ जोड़कर मांगी गई भीख के बाद इनको मिला था। 93,000 सैनिक वापस किए थे हमने इनके, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन इनकी वापस की थी, तब जाकर इनका शिमला समझौता हुआ था। और ये लोग तोड़ते थे बार बार, और अब हमको आग दिखा रहे कि हम शिमला समझौता तोड़ देंगे।
बेगैरत कहीं के। बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया आपने। ये इसी लायक हैं। देखिए बात ये है कि होता है ना कि एक दुश्मन हो जो थोड़ा कोई किसी काबिल हो। हमें दुश्मन भी हमें साला मिला है तो घटिया तरीन दुश्मन। सर बस 30 सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक और ब्रेकिंग न्यूज है, फिर मैं आपके पास आऊंगा इसी को लेकर। बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के लिए बुरी खबर, बहुत बुरी खबर, बहुत बुरी खबर। भारत और पाकिस्तान टेंशन के बीच में ये पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है कि 1 करोड़ लोग पाकिस्तान में भुखमरी के कगार पर हैं। ये बड़ी रिपोर्ट आई है वर्ल्ड बैंक की, जिसका जिक्र मैं अभी कर रहा था, और पीएम शहबाज शरीफ की नाकामी का खुलासा करती है ये रिपोर्ट। जो जनरल मुनीर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, उनकी नाकामी का खुलासा करती है रिपोर्ट कि 1 करोड़ लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा। 1 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी नहीं जुगाड़ पाएंगे पाकिस्तान में, और गरीबी का स्तर पाकिस्तान में और बढ़ेगा, यानी कि गरीबों की संख्या पाकिस्तान में और बढ़ेगी। और ये लोग जंग की बात करते हैं, ये लोग जंग की बात करते हैं। इनके लिए एक जुमला इस वक्त फिट बैठता है, जनता मरे तो मरे। पाकिस्तान में अगर शहबाज शरीफ ये कहेंगे कि जनता मरे तो मरे, इस पर पूरी दुनिया यकीन कर लेगी। मुनीर कहेंगे जनता मरे तो मरे, उस पर पूरी दुनिया यकीन कर लेगी। लेकिन अगर वो ये कहेंगे कि हम भारत से जंग के लिए तैयार हैं, तो वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता मैं, वो भी यकीन नहीं करेगा। आप समझ लीजिए। अब ठीक है, मैं अमजद साहब के पास आ रहा हूं। अमजद साहब बात पूरी कर लीजिए। तो हमें जो दुश्मन मिला है वो दुश्मन भी बहुत ही और वो दुश्मन किसी भी हद तक जा सकता है। आप जी। सोचिए कि जो पहलगाम में इन्होंने किया, मतलब है कि मज़हब की बुनियाद पे इन्होंने लोगों को गोली मारी, धर्म की बुनियाद पे। उसमें समझ आता है कि बिल्कुल जैसे अंग्रेज़ों ने जब हमारे देश पे कब्ज़ा किया तो उन्होंने भी इसी तरह का सिस्टम बनाया था कि जो है वो गौ माता की जो सर है वो मंदिर में फेंक देते थे, और जो पिग होता था, सूअर होता था, उसका सर मस्जिद में फेंक देते थे और कहते थे ये हिंदुओं ने फेंका है, वो कहते थे मुसलमानों ने फेंका, उनको लड़ाते थे। ये बिल्कुल उस तरह से चाहते हैं कि हिंदुस्तान को अंदर से तोड़ो, हिंदुस्तान को कम्युनल बेसिस के ऊपर तोड़ दो। जैसे इन्होंने 47 में कम्युनल वायलेंस करके तो अपना फिर प्रोग्राम ब्रिटिश का लगाया। हालांकि पंजाब में, केपीके में, सिंध में कोई मूवमेंट नहीं थी पाकिस्तान की, कत्तन कोई मूवमेंट नहीं थी, या कश्मीर में। ये तो वो लोग थे जो मूवमेंट चला रहे थे, जो मुगल बादशाहों के दरबारों के दरबारी थे, अशराफिया थी। सर सैयद अहमद खान जो है वो मुगल दरबार की अशराफिया से ताल्लुक़ रखता था। उन लोगों ने यूपी में ये तहरीक चलाई, यूपी के मुसलमानों ने, और चलवाई गई, अंग्रेज़ों ने चलवाई। और फिर अंग्रेज़ों ने ब्रिटेन से जिन्ना को लाए, पहले उसको कांग्रेस में घुसाया, फिर वहाँ विक्टिम कार्ड उसका बना के उसको निकाला, मुस्लिम लीग में डाला और कहा चल भाई घोड़े पे अब और दौड़। तो अब हमें बहुत समझ के साथ अपने मुल्क के, देश के मसाइल को देखना होगा। भारत अब दुनिया के नक्शे पर नमूदार हो रहा है, और बहुत जल्द दूसरी ताकत, तीसरी ताकत से दूसरी भी बन सकता है। अभी तो 5वीं से चौथी, मैं चाहता था अमजद साहब की जो आप बातें कह रहे हैं ना, ये बात वो सुने।